गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बेटा अपना अगला जो है अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो हिटलर का जो किस तरह से राइज हुआ, नाजिज्म जो है क्या था, उनकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले अपने हेलमुट की जो कहानी थी वो देखिए कि हेमलुट क्यों डरा हुआ था, क्योंकि उसके पिता नाजी थे। अब नाजी ये जो ग्रुप था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्यों जो है किस तरह से बना, उसकी स्टोरी जो है अपन देख रहे थे। तो अपन ने देखा था बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक देखा था। ठीक है, किस तरह से जो है 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। उसमें जो मतलब एलिज और एक्सिस कंट्रीज के बीच में चला था, उसमें जर्मनी हार गया था और जर्मनी को इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितनी भी जो हानि हुई थी, ठीक है, उस सबका रेस्पॉन्सिबल जो है माना गया था और उसके लिए उससे फाइन मांगा गया था और वो फाइन था 6 मिलियन। ठीक है, तो 6 मिलियन जो फाइन था, जर्मनी इसको पे नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसकी इको जो कंडीशन थी वो बिल्कुल डाउन होती जा रही थी। तो बेटा अब अपन देखेंगे द इफेक्ट्स ऑफ वार। ये जो मतलब वार हुआ, इस वॉर के जो इफेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, क्या उसके इफेक्ट्स रहे, क्या उसके प्रभाव जो है वो रहे। तो बेटा देखो इसमें इफेक्ट्स की चर्चा करेंगे तो द वार हैड ए devastating impact on the entire content both the physically and financially। अब देखो ये जो वार हुआ उसके बाद में जो एंटायर कंटेंट पूरे महाद्वीप में, देशों में ही नहीं, जर्मनी में ही नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप में जो है फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों ही रूप से जो है ये प्रभावी हुए। ठीक है, दोनों ही तरह से जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इनको जो है डिवेस्टिंग करके रख दिया, तोड़कर जो है रख दिया था। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें फाइनेंशियली कंडीशन भी खराब हो गई थी, फिजिकली भी जो है खराब हो गई थी। अब देखो फ्रॉम ए कंटेंट ए क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ द डिबेटर्स। अब देखो जो मतलब यूरोप कल तक कर्ज देने वाला जो महाद्वीप कहलाता था, क्रेडिटर जो था, ठीक है, यूरोप कल तक एक क्रेडिटर था, कर्ज देने वाला था। ठीक है, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डिबेटर्स। अब वो किस में चेंज हो गया था, डिबेटर में चेंज हो गया था। यूरोप पहले क्रेडिटर था, कर्ज देने वाला था, अब वो डिबेटर हो गया, कर्ज लेने वाला बन गया था बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियली कंडीशंस। ठीक है, इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। ठीक है, इस वजह से ये जो कंटेंट था यूरोप, ये जो कंटेंट था पहले क्या हो गया था, मतलब क्रेडिटर था, कर्ज देने वाला था, लेकिन अब ये किस तरह का महाद्वीप बन गया था, डेबिटर, ये कर्ज लेने वाला महाद्वीप जो है बन गया था। ठीक है बेटा, अब देखो अनफॉर्चुनेटली द इम्पैक्ट वाइमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। अब देखो दुर्भाग्यवश जो मतलब इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड पे फॉर, मतलब पुराना जो विडम्बना ये थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा जो लिए गए अपराधों का हर्जाना था। ठीक है, मतलब ओल्ड जो एम्पायर थे, सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर, पुराने फाइन मतलब पुराने जो मतलब एम्पायर था, पुराना जो साम्राज्य था, उसके द्वारा जो कर्ज लिया हुआ था वो अब किसको चुकाना पड़ रहा था, वाइमर रिपब्लिक को चुकाना पड़ रहा था। ठीक है, वाइमर गणराज्य को चुकाना पड़ रहा था बिकॉज मतलब 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इसमें जो पुराने सम्राट जो थे, जिन्होंने युद्ध समाप्ति के बाद में पद त्याग कर दिया था, उन्होंने भी कर्जा ले रखा था। तो उनके कर्जे को कौन चुका रहा था, जो न्यू वाइमर रिपब्लिकन जो था उसको चुकाना पड़ रहा था, नए गणराज्य को चुकाना पड़ रहा था। पुराने जो जिन्होंने वार शुरू किया था, युद्ध शुरू किया था, उन्होंने कर्जा लिया था और उस कर्जे को अब जो है चुकाना पड़ रहा था। अब देखो द रिपब्लिक कैरिड the burden of war, guilt and national humiliations and was financially crippled by being forced to pay compensations। अब देखो the republic carried the burden, गणराज्य के ऊपर एक दबाव बन रहा था, for war, guilt and national humilities,
मतलब उनके ऊपर, इस गणराज्य के ऊपर अपराध बोझ और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। और हर्जाना चुकाने की वजह से, मतलब फाइन चुकाने की वजह से जो है आर्थिक स्तर पर भी ये क्या हो चुका था, बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है अपंग हो चुका था। ठीक है, अब देखो इसमें फोर्स्ड पे कंपेंशंस, क्रिप्ट का मीन ये होता है अपाइज। ठीक है, एक तरफ तो क्या था कि इनको मतलब क्या क्या बताया जा रहा था, वॉर गिल्ट। वॉर गिल्ट का मीन ये होता है अपराध बोध। ठीक है, वॉर युद्ध अपराध बोध इनको जो है माना जा रहा था। युद्ध अपराध बोध का मीन ये हो गया, वॉर गिल्ट का मीन ये हो गया कि ये जो बैटल हुआ, ये जो वॉर हुआ वो जर्मनी की वजह से हुआ। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था। दूसरा जो है was financially clipped by being forced to pay compensations। मतलब एक तरफ किस चीज का बोझ था, एक तरफ इस चीज का बोझ था कि इनको जो है क्या चुकाना पड़ रहा था, हर्जाना चुकाना पड़ रहा था, जो कि इसको फाइनेंशियली क्रिप्ट कर रहा था, आर्थिक रूप से इसको अपंग बना रहा था, अपाहिज कर रहा था आर्थिक रूप से। ठीक है, मतलब आर्थिक स्थिति इसकी जो है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics, and Democrats, became easy target of attack the conservative nationalist circles। अब देखो, मतलब दोज हु, वह व्यक्ति जो कि सपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ का, वाइमर रिपब्लिक का, है ना, जैसे कि सोशलिस्ट हो गए, समाजवादी हो गए थे, कैथलिक हो गए थे, ठीक है, डेमोक्रेट्स हो गए थे, वो आसानी से जो है अटैक के लिए टारगेट किए जा रहे थे। ठीक है, उनको उनके ऊपर जो है बार बार क्या किया जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, उनको उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा था बार बार। क्यों? क्योंकि वो ही तो जो है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब फोर्स कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। अब देखो, दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। उनको जो है क्या कहा जाने लगा था, उनको नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर के अपराधी जो है उनको कहा जाने लगा था। ठीक है, द मिडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930 वी विल सून सी। अब देखो, खुलेआम उनका मजाक बना। इस मनोदशा का 30 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक जो मतलब पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, प्रभाव रहा। ठीक है, 1930 के पास में जो है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोप सोसाइटी एंड पॉलिटी। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसने ये जो मतलब यूरोप की जो सोसाइटी थी, जो पॉलिटी थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी छाप जो है छोड़ दी थी। आपको बताया मैंने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप जो कि पहले क्रेडिटर था वो अब डिबेटर बन गया था। ठीक है, पहले कर्ज देता था, अब कर्ज लेने वाला बन गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ये संभल नहीं पा रहे थे, अपने आप को फाइनेंशियली जो है मतलब स्ट्रेंथ नहीं कर पा रहे थे, मजबूत नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये इसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो है यूरोप की जो सोसाइटी थी, यूरोप की जो मतलब पॉलिटी थी, राजनीति थी, उसके ऊपर गहरी छाप छोड़ी। सोल्जर्स केम टू बी पैलेस्ड अबव सिविलियंस। मतलब जो सोल्जर्स थे वो जो सिविलियंस थे उनसे उच्च माने जाने लगे या उनसे ऊपर माने जाने लगे। सिविलियंस को जो है सिविलियंस का इफेक्ट कम रहा और जो सोल्जर्स थे उनका इफेक्ट ज़्यादा रहता था। मतलब उनको उच्च माना जाता था, किसको, मतलब सोल्जर्स को। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड great stress on the need for men and to be aggressive, strong and masculine। जो पॉलिटिशियंस थे, राजनीतिज्ञ थे, या जो पब्लिसिस्ट थे, ठीक है, प्रचारक जो थे, ठीक है, वो सब इस चीज़ के लिए लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत थी जो अग्रेसिव हो। मतलब अग्रेसिव का मीन ये हो गया युद्ध के लिए तैयार रहने वाले। ठीक है, दूसरा जो मतलब अग्रेसिव हो, इसके साथ में ही स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, और मैस्कुलिन, हट्टे कट्टे हो। ठीक है, तो इस तरह के लोगों की अब क्या है, आवश्यकता है।
इस तरह का प्रचार प्रसार जो है लोग कर रहे थे कि अब हमें सेना में जो है, जो हट्टे कट्टे हैं, ठीक है, जो अग्रेसिव थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, उन व्यक्तियों की क्या है, आवश्यकता है, ऐसा जो है कहने लगे थे या ऐसा जो प्रचार कर रहे थे। द मीडिया गोल्फ ट्रेंच लाइफ। अब देखो मतलब मीडिया जो थी वो किस चीज़ को बार बार दर्शा रही थी, ट्रेंच लाइफ को। द ट्रूथ हावेयर वॉज द सोल्जर लिव्ड इन मिजरेबल लिव्स इन दीज ट्रेंच। ट्रेंच का मीन ये होता है खदानें। जो खदानों में ये जो लोग रह रहे थे उनको बार बार जो है ये मीडिया जो थी वो उनको, अब जो ये जो ट्रेंच जो थे, ठीक है, तो इनको मतलब बड़े स्तर पर शो करी थी। ट्रेंच का मतलब रिड्यूस या एम्पिटी आउट। एम्पिटी आउट का मीन ये होता है गहरे गहरे खड्डे होते थे। ये ट्रेंच का मीन क्या हो गया, ये गहरे गहरे खड्डे होते थे। तो उन खड्डों में रहने वाले जो सैनिक थे, मीडिया उनको जो है बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रही थी भाई वो उनका जो जीवन है वो महान है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश हित के लिए लड़ रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा। जबकि एक्चुअल में पता है क्या सिचुएशन थी उनकी? एक्चुअल में उनकी सिचुएशन ये थी, हावेयर वॉज दैट चिल्ड्रन लिव मिजरेबल लिव्स इन दीज ट्रेंस। मतलब वो जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जो है जीवन व्यापन कर रहे थे। ये जो गड्ढों में ये जो मतलब सैनिक रह रहे थे, एक्चुअल में तो वास्तव में तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन व्यापन कर रहे थे। जबकि मीडिया इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर जो है वो बता रही थी कि वो उनकी जो लाइफ है वो बहुत ग्रेट है, उनका जो जीवन है वो सक्सेस हो गया है, एसेट्रा। ठीक है, तो लोगों को प्रेरित कर रहे थे भाई आप जो है सेना में क्या हो जाओ, भर्ती हो जाओ। लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी जा रही थी भाई आप जो है क्या हो जाओ, सेना में भर्ती हो जाओ। क्योंकि जो पब्लिसिस्ट थे, जो प्रचारक थे, वो इस चीज़ को बार बार मतलब शो कर रहे थे कि जो मतलब सोल्जर्स हैं उनको हाई माना जा रहा था, हाई सोसाइटी की पीपल माना जा रहा था, और जो सिविलियंस थे उनको लो सोसाइटी के पीपल्स माना जा रहा था। ठीक है, तो उनको जो सोल्जर्स थे उनको रेपुटेशन ज़्यादा मिल रही थी, जो सिविलियंस थे उनको रेपुटेशन कम मिल रही थी। तो लोग अब किसकी ओर अग्रसर हो रहे थे, किसकी ओर प्रोसीड हो रहे थे कि सभी ये सोच रहे थे कि हम भी अब क्या बन जाए, सोल्जर बन जाए। ठीक है, अब देखो इसमें they faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their rank reduced rapidly। अब देखो वो किस, जो ट्रेंच में रह रहे थे, जो खदानों में जो रह रहे थे, गड्ढों में जो रह रहे थे, वो पता है किस चीज़ को फोर्स कर रहे थे, फेस कर रहे थे, पॉइजनियस गैस, जहरीली गैस का सामना कर रहे थे। ठीक है, एनिमी शेलिंग्स का सामना कर रहे थे। एंड विटनेस्ड देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली, और उनकी जो मतलब विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, और उनकी जो मतलब पल पल अपने साथियों को जो है मरते हुए वो देख रहे थे। ठीक है, aggressive was propaganda and national honor occupied center stage in the public spheres, while the popular support grew in conservative dictatorship that had recently came into being। अब देखो इसमें अग्रेसिव का मतलब ये हो गया कि आक्रामक फौजी। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में जो आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह में सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई थी। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन जो है मिलने लग गया था। मतलब पब्लिक किनके समर्थन में हो रही थी, जो तानाशाही थे उनके समर्थन में, डिक्टेटरशिप के समर्थन में जो है हो रही थी। ठीक है, अब देखो इसमें लोग किसकी ओर मतलब जो है सपोर्ट कर रहे थे, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का मीन ये होता है तानाशाही। लोग तानाशाहियों का सपोर्ट कर रहे थे। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड ए यंग एंड फ्रैगिल आइडिया विच कुड नॉट सर्व एंड इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवार यूरोप। अब देखो डेमोक्रेसी जो था वो अभी एक ताज़ा आया हुआ जो विचार था, जिसके ऊपर जो है यूरोप में इसका जो है कोई प्रभाव नहीं चल रहा था, या इसमें पूरे यूरोप में फैली स्थिति का सामना नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें
मतलब ये जो मतलब इसका डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो नया था। लोग अभी भी डिक्टेटरशिप को मानते थे, तानाशाही को मानते थे लोग अभी भी। और जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो भी न्यू था। इस वजह से यूरोप में ये जो फैली हुई जो अस्थिरता थी उसके सामने ये इनस्टेबिलिटीज जो थी, स्थिरता जो थी, यूरोप में स्थिरता फैली हुई थी फाइनेंशियली और जो फिजिकली, दोनों ही इनस्टेबिलिटीज थी, दोनों ही प्रकार की अस्थिरता थी जिनका सामना जो है डेमोक्रेसी नहीं कर पाया और डेमोक्रेसी अभी टिक नहीं पा रहा था बिकॉज पीपल वर सपोर्टर इन डिक्टेटरशिप। पीपल जो थे, लोग, जनता जो थी वो किसका समर्थन कर रही थी? अभी भी डिक्टेटरशिप का समर्थन कर रही थी, तानाशाहियों का समर्थन कर रही थी। लोग अभी भी ये नहीं चाह रहे थे कि यूरोप में जो शासन हो वो डेमोक्रेसी वाला शासन हो, लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र सत्ता स्थापित होनी चाहिए। लोग ऐसा नहीं मान रहे थे अभी भी। ठीक है बेटा, अब देखो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो जो राजनीतिक रेडिकल्स रहे या फिर जो इकोनॉमिक क्राइसिस रहे, क्राइसिस का मीन अस्थिरता। ठीक है, आर्थिक अस्थिरता के बारे में अपन देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे आर्थिक स्थिरता बनी रही थी। द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionaries uprising, the separatist league on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia। अब देखो वाइमर रिपब्लिक का जो जन्म हुआ था वो किसकी प्रेरणा से जो है जन्म हुआ था कि पैटर्न ऑफ द लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। ये जो मतलब वाइमर रिपब्लिक का जो जन्म हुआ था वो कौन से बेसिस पर हुआ था? बोल्शेविकों की जो क्रांति हो रही थी, कहाँ पर? रशिया में। रशिया में बोल्शेविकों ने जो क्रांति की थी, ठीक है, रशिया रिवॉल्यूशन जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति की तर्ज के आधार पर ही जो है अब जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक की स्थापना की जा रही थी। कौन से बेसिस पर? जो रशिया की बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था उसी के बेसिस पर अब जर्मनी में भी जो है क्या किया जा रहा था? रिपब्लिक मतलब वाइमर रिपब्लिक जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा था। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर established in many cities। अब देखो सोवियत ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के जो सोवियत थे, ठीक है, एंड सेलर्स का मीन ये हो गया कि बहुत सारे के जो मजदूर थे और सेलर्स नाविक थे, उन्होंने क्या बना ली थी? अब सोवियतें बना ली थी। सोवियतों का मीन ये होता है अपने अपने जो है संघ इन्होंने जो है बना लिए थे। ठीक है, वर्कर्स एंड सेलर्स, सेलर्स का मीन क्या हो गया? नाविक। मैंने सिटीज, अलग अलग शहरों में जो है ये स्थापित कर ली गई थी। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ इन बर्लिन वो चार्ज्ड विद द डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो मतलब राजनीतिक जो मतलब एटमॉस्फेयर था, ठीक है, इन बर्लिन वो चार्ज्ड, बर्लिन में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो चार्ज किया जा रहा था विद द डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। वो ये मतलब डिमांड कर रहे थे कि अब जो मतलब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होगा वो कौन सी स्टाइल में होगा, कौन सी तर्ज पर होगा? सोवियत स्टाइल गवर्नेंस में होगा। सोवियत शैली सरकार के आधार पर जो है अब जर्मनी में न्यू गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश होनी चाहिए, नया राजनीतिक वातावरण जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोज अपोज टू दिस सच as the socialists, democrats and catholics met in Weimar to give shape and democratic republic। इसके अपोजिशन में जो सोवियतों के बेसिस पर गवर्नमेंट बनाना चाहते थे उनके अगेंस्ट कौन थे? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक। वो ये चाहते थे, ठीक है, कि अब जो मतलब जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, वाइमर में अब जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो किस तरह की? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए। तो एक तरफ तो देखो कौन थे? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स
और कैथलिक्स। कैथोलिक्स ये तो क्या चाह रहे थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। एक तरफ जो मतलब एक तरफ जो लोग थे, ठीक है, वो क्या देख रहे थे, स्पार्ट लिस्ट लीक, एक लीक बनी हुई थी स्पार्ट लिस्ट। स्पार्टिस्ट लीक, ये लोग क्या चाह रहे थे, ये लोग ये चाह रहे थे सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। ठीक है, दो तरह के लोग थे, एक तो स्पार्टिस्ट और एक जो थे मतलब सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे, कैथलिक्स जो थे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहते थे। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नेंस। और एक तरफ स्पार्टिस्ट लीग जो थे वो ये चाह रही थी कि सोवियत स्टाइल का मतलब संघ बनाकर या मतलब जो है तानाशाही प्रकार की, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए थी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, ये जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे वो डिक्टेटरशिप में बिलीव करते थे, ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, वो डिक्टेटरशिप में बिलीव करते थे। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। अब देखो, वाइमर रिपब्लिक को क्रश कर दिया गया, ये जो वाइमर रिपब्लिक था इसको क्रश कर दिया गया, किसके द्वारा, जो मतलब किसकी सहायता से, अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब पुरानी आर्मी का एक ऑर्गेनाइजेशन था, पुरानी आर्मी का एक ऑर्गेनाइजेशन था फ्री कॉप्स के एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो फ्री कॉप्स नामक एक ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से इन लोगों को क्या कर दिया गया, क्रश कर दिया गया। ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेट और कैथलिक्स की जो डिमांड थी कौन सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नेंस की, तो इसको क्या कर दिया गया, जो है फिनिश कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में द एंग्यूस्ट स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब देखो, जो स्पार्टिस्ट थे उन्होंने जो है एक संगठन और बनाया, फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने एक मतलब एक पार्टी की नींव रखी और वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है बेटा। स्पार्टिस्ट ने एक मतलब क्या बनवाई थी, एक मतलब वापस से एक पार्टी बनाई और वो पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make the common cause against Hitler। अब देखो, ये जो मतलब कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट थे, ठीक है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट अब एक दूसरे के क्या हो गए थे, कट्टर दुश्मन हो गए थे। henceforth became irreconcilable enemies का मतलब होता है मतलब कट्टर दुश्मन, इरेकॉन्सिबल एनिमीज का मीन ये हो गया कट्टर दुश्मन। अब ये और ये अब क्या बन गए थे, ये दोनों अब क्या बन चुके थे, बीच में इनकी एक दीवार आ गई थी। ठीक है, और अब ये एक दूसरे के क्या बन गए थे,
इरेकॉन्सिबल इरेकॉन्सिबल एनिमी। ठीक है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। सोशलिस्ट और स्पार्टिस्ट जो थे वो एक दूसरे के क्या बन गए थे, कट्टर दुश्मन बन गए थे, जिसकी वजह से देखो फिर क्या हुआ, एनिमीज कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। और इन्होंने जो है कोई भी मोर्चा जो है नहीं संभाला, किसके खिलाफ, हिटलर के खिलाफ। ठीक है, हिटलर उधर अपना काम कर रहा था और इधर ये दोनों जो थे एक दूसरे से लड़ने में बिजी हो रहे थे। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर द रेडिकल सॉल्यूशंस। ये जो दोनों क्रांतिकारी जो थे और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, रेडिकल सिचुएशंस, मतलब क्रांतिकारी उग्र राष्ट्र दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों की आवाज़ें उठाने लगे, रेडिकल सॉल्यूशन की जो है आवाज़ें उठाने लग गए थे। ठीक है, दोनों का ही कहना ये था कि अब इसमें रेडिकल जो है सॉल्यूशन होने चाहिए, कुछ परिवर्तन जो है होने चाहिए। पॉलिटिकल radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923। मतलब ये जो पॉलिटिकल रेडिकलेशंस जो था वो ओनली हाइटेड हुआ कब, मतलब इसकी जो मांग उठी वो सबसे ज़्यादा कब उठी, जब 1923 में, मतलब इकोनॉमिक क्रिसिस, आर्थिक जो मतलब आर्थिक जो है संकट आया, इकोनॉमिक क्रिसिस, आर्थिक जो संकट आया, उसके बाद में ही जो है ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की जो है मांग थी वो सबसे ज़्यादा उठी आफ्टर 1923। Germany had fought the war largely on loans and had to pay the reparations in gold। अब देखो जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा था वो बड़े बड़े लोन लेकर युद्ध लड़ा था, एंड हैड टू पे वॉर रिपरेशंस एंड गोल्ड। और उनको जो है वार का हर्जाना भी जो है सोने के सिक्कों में जो है भरना पड़ रहा था। ठीक है, या स्वर्ण मुद्राओं में जो है उसको ये हर्जाना भरना पड़ रहा था। एक तरफ तो उन्होंने जो है कर्जा ले रखा था, दूसरी तरफ उनको हर्जाना भी मिल गया था। ठीक है, तो दोनों ही जो है उस वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। This depleted gold reserve at the time resources were scarce। अब देखो, अब ये जो गोल्ड रिजर्व था इस समय क्या हो गया था, स्केयर हो गया था, इसमें भी जो है कमी आ गई थी। इसके जो स्वर्ण भंडार थे उनमें अब क्या होने लग गई थी, कमी आने लग गई थी। In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industry area Ruhr to claim their coal। 1923 में जब जर्मनी ने मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे फाइन। ठीक है, उन्होंने जो है किस चीज़ के लिए मना कर दिया, भाई हम जो है पे नहीं करेंगे, ठीक है, हर्जाना नहीं चुकाएंगे। तो इस वजह से फ्रांस ने इसका जो रूरल एरिया इंडस्ट्रियल रूरल एरिया था, क्लेम देयर कोल, ये मतलब इसके क्या थे, जर्मनी के विशाल कोयले के भंडार था। रूर जो एरिया था वो जर्मनी में विशाल कोयले के भंडार थे। ठीक है, तो उनके ऊपर अधिकार किसने कर लिया, फ्रांस ने कर लिया था। उस पर अधिकार किसने किया, फ्रांस ने कर लिया था। किस बात के लिए अधिकार कर लिया था, क्योंकि जर्मनी ने पे करने के लिए मना कर दिया था। इस वजह से फ्रांस ने उसके रूर क्षेत्र पर क्या कर लिया बेटा, कब्जा जो है कर लिया था। अब देखो, जर्मनी retaliated with the passive resistance and printed paper currency risky। अब देखो, जर्मनी ने वापस इस सिचुएशन को समझने के लिए या सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो है पेपर करेंसी प्रिंट करना क्या कर दिया, तेज़ी से पेपर करेंसी मतलब छापना जो है शुरू कर दिया। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। अब देखो, जैसे ही जो है ये मनी ज़्यादा प्रिंटेड होने लगी तो इसका सर्कुलेशन बढ़ने लग गया, तो जर्मन की जो मतलब वैल्यू थी, जर्मन करेंसी की जो वैल्यू थी मार्क की, वो क्या हो गई, डाउन हो गई।
In April, the US dollar was equal to 24,000 marks. In July, 3,53,000 mark. In August, 4 crore 62,100 marks, and at the 9 crore 88 lakh and 60,000 मार्क बाय दिसंबर तक जो है इनकी वैल्यू डाउन हो गई थी 9 करोड़ 88 लाख 60,000 मार्क्स तक जो है इनकी वैल्यू गिर गई थी। ठीक है, द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, मतलब जो इनका फिगर जो था, ठीक है, वो कितना तक हो चुका था, ट्रिलियंस तक जो है गिर चुका था। एज द वैल्यू ऑफ मार्क क्लैप्स्ड प्राइस ऑफ गुड शोर, जैसे जैसे मतलब इनकी जो मतलब ये इसकी जो कीमतें गिरती जा रही थी, वैसे वैसे जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई द लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिश्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। अब देखो आप ये एक इमेज देख सकते थे कि पाव रोटी लेने के लिए, मतलब थोड़ी सी रोटी लेने के लिए जो है गाड़ी भरकर पैसे ले जा रहे थे लोग। ठीक है, अब देखो इसके बाद में, और ये दुनिया की नज़रों में अब जो किस तरह से दिख रहे थे, सिंपैथी, सभी इनको सिंपैथी के तौर पर जो है देख रहे थे, या दयनीय स्थिति से जो है तिरस्कार भरी नज़रों से दुनिया की नज़रों में ये आ रहे थे। द क्राइसिस कम टू बी द हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अति मुद्रास्फीति की स्थिति जो है वो शुरू हो गई थी। ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमेनली हाई, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें इवेंचुअली द अमेरिका interned the Bell Germany out of the crisis and introduced their Dawes plan। देखो इस सिचुएशन से निपटने के लिए अमेरिका ने जो है एक प्लान शुरू किया, और वो प्लान कौन सा था, डाउस प्लान था, विच रीवर्क द टर्म ऑफ रीप्रिपरेशन ऑफ एज टू फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन। अब देखो ये जो डाउस प्लान था, इसमें ऐसा था कि इनके जो फाइन जो था उसको वापस से फाइन चुकाने के लिए वापस इस पर रीवर्क किया जाएगा, या वापस इसको जो है मेंटेन करके लिखा जाएगा, जिस वजह से जर्मनी का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो क्या हो सके, कम हो सकेगा। ठीक है बेटा, अब बाकी जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तब तक बेटा हैव ए गुड लक।